इजी स्टेनो यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। डिक्टेशन 5 सेकंड बाद स्टार्ट होगी। रेडी स्टार्ट। महामहिम, मैं ईमानदारी से उस बधाई में शामिल नहीं हो सकता जो माननीय वित्त सदस्य को बड़े अधिशेष पर दी गई है, जो पिछले साल के संशोधित अनुमान दिखाते हैं। भारतीय वित्त के इतिहास में 7 करोड़ रुपए का अधिशेष पूरी तरह से अभूतपूर्व है, और जब देश वास्तव में बहुत कठिन समय से गुजर रहा है तो यह समान अधिशेषों की एक श्रृंखला के शीर्ष पर आता है। वास्तव में जितना अधिक मैं इस मामले के बारे में सोचता हूँ, उतना ही मुझे लगता है और मुझे विश्वास है कि आपका प्रभुत्व मुझे कुछ हद तक स्पष्ट रूप से बोलने के लिए क्षमा करेगा कि अधिशेष समुदाय के प्रति दोहरा अन्याय है। इन अधिशेषों की एक मामूली जांच यह दिखाने के लिए पर्याप्त है कि वे मुख्य रूप से लगभग पूरी तरह से मुद्रा अधिशेष है। इस तथ्य के परिणाम स्वरूप सरकार अब भी उसी उच्च स्तर के कर को बनाए रखती है जिसे वे वित्तीय संतुलन को सुरक्षित करने के लिए आवश्यक मानते थे। जब रुपया अपने निम्नतम स्तर पर था, बेहद अफसोस की बात है कि लगातार 4 वर्षों के भारी अधिशेष के बावजूद पिछले 16 वर्षों के दौरान देश पर लगाए गए भारी कर को कम करने के लिए सरकार ने कोई रास्ता नहीं निकाला। निश्चित रूप से पूरा देश भू राजस्व के करीब 2 करोड़ रुपए बकाया की माफ़ी के लिए आभारी होगा। जहां तक नमक शुल्क में कमी का संबंध है, मुझे नहीं लगता कि मौजूदा दर के कारण हमारे समुदाय के सबसे गरीब व्यक्ति को किस तरह की कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। यह जानने के लिए किसी से कुछ पूछने की ज़रूरत है। सरकार ने खुद बार बार इस कठिनाई को स्वीकार किया है, लेकिन इन दिनों जब हम स्मृति भ्रम का शिकार है, मुझे लगता है कि इस मामले में भारत सरकार के जिम्मेदार लोगों के कुछ बयानों को याद करना उपयोगी होगा। 1888 में जब ड्यूटी बढ़ाई गई थी, भारत सरकार की ओर से वित्त सदस्य सर जेम्स वेस्टलैंड ने कहा था, अनिच्छा के बावजूद सरकार नमक शुल्क का सहारा लेने के लिए मजबूर है। भारत में कराधान के स्तर और इस प्रकार जुटाए गए राजस्व के प्रशासन पर विचार करते हुए मुझे लगता है कि 2 मूल तथ्यों को ध्यान में रखना आवश्यक है। पहला कि यह एक ऐसे देश के वित्त के बारे में है जिसके राजस्व का एक बड़ा हिस्सा अपनी राजनीतिक और सैन्य आवश्यकताओं के कारण उसकी सीमाओं के बाहर खर्च किया जाता है, और वास्तव में देश को इससे कोई वाणिज्यिक लाभ नहीं मिलता। और दूसरा कि यह उस देश का वित्त है जो न सिर्फ गरीब
बहुत गरीब है, जैसा कि लॉर्ड जॉर्ज हैमिल्टन स्वीकार करते हैं, लेकिन जिनकी आबादी का बड़ा हिस्सा ब्रिटिश शासन द्वारा अस्तित्व में लाए गए आर्थिक ताकतों के खेल के तहत प्रतिदिन गरीब होता जा रहा है। यह सच है कि हमारे लोगों की इस बढ़ती हुई गरीबी को कोई आधिकारिक मान्यता नहीं मिलती है और हमें उनकी बढ़ती समृद्धि के उच्चतम तिमाहियों से भी आश्वासन मिलता है। स्टॉप।